Prime Minister and I have just finished a very productive meeting. And the Prime Minister, I know you've got to go up to Capitol Hill very soon. देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। आज हम आपको दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुरुआत से लेकर एंड तक कि कहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई और कहां पर इसकी एंडिंग हुई। जी हां, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के व्हाइट हाउस में किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के पॉलिटिकल करियर में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले भी काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी उन सवालों के जवाब नहीं दिए। जो भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कभी उनका कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इस बार उन्हें उत्तर देना पड़ा। लेकिन इस बार भी पीएम मोदी ने अपने शर्तों के हिसाब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि मुझसे सिर्फ 2 सवाल ही पूछे जाएंगे तो ही मैं उनका आंसर करूंगा। तो अमेरिका के पत्रकारों ने भी इसको अपनाया, इस चुनौती को अपनाया और 2 ही सवाल किए, लेकिन 2 सवाल भी ऐसे सवाल किए कि मोदी के पसीने छूट गए। उन्हें बीच में ही पानी पीना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या सवालात किए गए और क्या जवाब उनका पीएम मोदी ने दिया। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन को उनके मित्रतापूर्ण शब्दों और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन,
विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा यह हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत है कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोगों को मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और इसलिए ज़्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। Kumar. Yeah, thanks a lot, sir. Sir, my question is on the issue of climate change. Both countries have spoken strongly about the need to tackle the climate change, but there is a view.
both, Climate change. I'm sorry, I yeah, didn't both hear. countries have spoken about the challenge of climate change, but there is a view that ambitious targets are set, but implementation is found often lacking. And there is also a criticism of lack of technological transfer, financial transfer from the developed countries to the developing nations. How do you both leaders see the way ahead on this pressing issue? जैसे आपने सही कहा, जहां तक भारत का सवाल है, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है, हम ये मानते हैं। हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है। हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूलभूत आधार पर भारत अपने लिए करता है, इतना ही नहीं, हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। आपको मालूम है, G20 देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था, सभी G20 देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 500 गीगावाट का टारगेट रखा है। हमने 2030 तक भारत की रेलवे का नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। और भारत की रेलवे कहने के बाद आपको उसका स्केल पता होना चाहिए। भारत की रेलवे का मतलब है कि हर दिन मेरे यहाँ रेल के डिब्बे में पूरा ऑस्ट्रेलिया होता है। इतना बड़ा मेरा देश है और वहाँ मैं 2030 तक रेलवे को नेट जीरो लेकर के चल रहा हूँ। उसी प्रकार से जो हमने सोलर एनर्जी के टारगेट तय किए थे, हमने इथेनॉल के टारगेट तय किए थे 10% का, वो समय से पहले पूरा कर दिया। हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन को इनिशिएट कर रहे हैं और भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने दुनिया के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका हमने लॉन्च किया और आज दुनिया के कई देश उसमें भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो आइलैंड कंट्रीज है उनको स्पेशली सोलार के क्षेत्र में मदद करके उनको एक नया विश्वास दिया है कि हम आपकी कठिनाइयों में आपके साथ हैं। भावी किसी भी संकट के लिए हम आपकी चुनौती को पार करने के लिए हमारी जिम्मेवारियां निभाएंगे, आपको भी मदद करेंगे। हम वो देश हैं जिसने एक और नया क्षेत्र हाथ लिया है। हम देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी के कारण आज मनुष्य मृत्यु की चर्चा तो होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान होता है जो 50-50 साल तक भरपाई नहीं हो सकता। और इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजिलियंस हो। और इसके लिए CDRI हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है। और आपको पता होगा, मैंने ग्लासगो के अंदर एक विषय रखा है दुनिया के सामने, और जिसको पिछले दिनों UN सेक्रेटरी जनरल और मैंने उसको लॉन्च किया है, वो है मिशन लाइफ। और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हर इंडिविजुअल को प्रो क्लाइमेट, प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा। इतने बड़े संकट के लिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन क्षेत्रों में काम शुरू किया है, इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के एनवायरनमेंट को बुरा किया है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी की हमें चिंता है। हम हमारी भावी पीढ़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठिन हो जाए। और इसलिए एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भारत ने खुद ने कुछ बुरा नहीं किया है तो भी अच्छा करने में, योगदान देने में हम अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं और हम आगे भी निभा रहेंगे।
जहां तक समृद्ध देश हैं, लगातार चर्चा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, फाइनेंशियल मदद हो, और धीरे धीरे विश्व भी मन बना रहा है कि जो देश इसमें करना चाहते हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद मिले, उनको फाइनेंशियल मदद मिले। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जितना जल्दी इस विषय में आगे बढ़ेंगे, दुनिया को इस संकट से हम जल्दी से मुक्त कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।